तो नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान श्री हरिकांत दुबे हैं, पोर्ट्रेट आर्ट के बहुत गुणी चित्रकार, बहुत अच्छे पेंटर और भोपाल में रहते हैं आप और लंबे समय से अपनी साधना में सक्रिय हैं और लगातार काम कर रहे हैं। चित्रकारों की श्रेणी में उनका अपना परिश्रम बहुत मायने रखता है। वे बहुत लगन से, तल्लीनता से और कला के प्रति बहुत समर्पण के साथ अपना काम करते हैं। उनकी खासियत यह है कि वे हम जैसे सारे चेहरों को पेंटिंग में तब्दील कर देते हैं अपने कैनवास पर, अपने रंगों से, अपने रंग चयन और अपनी अंतर्दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से। लेकिन कई बार चित्र से ज़्यादा उनकी पेंटिंग बहुत मजबूत होती है और बहुत ज़्यादा सार्थक होती है। बहुत से लोगों ने, बहुत सी संस्थाओं ने अपनी स्मृतियाँ, अपने व्यक्तित्व की पहचान उनके काम से संरक्षित की है, सुरक्षित की है। मैं श्याम सुंदर जी का स्वागत करता हूँ, विश्वनाथ पटेल का स्वागत करता हूँ, संगीता बंदोपाध्याय जी का स्वागत करता हूँ, महेश प्रिय भाई आपका भी स्वागत करता हूँ। आप सब इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हो। पिताजी आपका भी स्वागत है। आज आपकी विधा के कलाकार हमारे मेहमान हैं। आप सभी ने जो कला से जुड़े हुए हैं उनके कामों को समय समय पर देखा होगा। अनेक कार्यशालाओं में, अनेक प्रदर्शनियों में, एकल प्रदर्शनी, सामूहिक प्रदर्शनी, सभी में उन्होंने हिस्सा लिया है और अपनी एक पहचान स्थापित की है। दिलचस्प यह है कि वे शासकीय सेवा में रहते हुए इस रचनात्मक आयाम को पता नहीं कितने वर्षों से अंजाम दिए हैं। नौकरी अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद जो समय उनके पास बचता होगा, शेष रहता होगा, उस पूरे समय में वे चित्रांकन करते हैं। सुरुचि जी आपका स्वागत है, आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से ये जो कई बार मुझे लगता है कि जो ऐसे कलाकार या लेखक या जो भी सृजन धर्मी हैं, वो किसी न किसी कार्य से जुड़े रहकर जब बची हुई स्पेस में अपनी सृजनात्मकता को पूर्ण करने के लिए, अपने मन की रचनात्मकता को परिणाम देने के लिए इस तरह का जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और कोई ना कोई जगह बनाते हैं, तो उसके पीछे उनकी एक अपनी लगन को ही महत्व देना चाहिए, मानना चाहिए। क्योंकि बगैर लगन के, बगैर रचनात्मक बेचैनी के कुछ होता नहीं है। और अगर हम लोग की जो सेवा है, शासकीय सेवा जो है, वो 7-8 घंटे अगर वो ले लेती है, तो उसके बाद के समय में हमको अपना बहुत सारे अपने ही बीच के लोगों का समय काटना पड़ता है। और उसमें निश्चित रूप से परिवार की बड़ी भूमिका होती है, अपने जानने वालों की बड़ी भूमिका होती है, मित्रों की बड़ी भूमिका होती है। वे सब लोग जो इस पूरे जुनून को सहते हैं किसी भी एक व्यक्ति के, परिवार के बाकी लोग, उन लोगों का बड़ा योगदान है जो वो ये सब करने देते हैं खुशी खुशी। मैं भी लेखक हूँ, सही बात है, इसलिए मैंने हरिकांत दुबे जी का भी उसी तरह से पक्ष लिया है। वे पुलिस की सेवा में हैं और साथ साथ पेंटिंग भी करते हैं। वो आ चुके हैं तो मैं उनको अब जोड़ लेता हूँ और हम उनसे उनकी सृजनात्मक यात्रा के बारे में उनसे ही जानेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं उनको जोड़ता हूँ। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे, आनंद में? हाँ आनंद में हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ सर। और ये एक बातों बातों में एक कार्यक्रम का सिलसिला जो पिछले 52-53 दिनों से चल रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप किसी दिन इसमें मेहमान हो हमारे, और आपके भी जीवन के अनुभव से, रचनात्मकता से हम लोग रूबरू हो सके। जरूर। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आज
इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। अभी इस कार्यक्रम में कुछ लोग हमारे साथी जो आपको भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं, वे धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं और हम लोग की जब बातचीत चल पड़ेगी तो कुछ लोग और भी जुड़ते रहेंगे जी। तो मैं अभी सब कुछ जो भी यहाँ उपस्थित हैं, राज बेंद्रे जी इंदौर से हैं, आर्टिस्ट हैं, रीता गडकरी जी पेंटर हैं जी, नमस्कार। डॉक्टर सुरुचि मोहता बम्बई से हैं, सिंगर हैं, गायिका हैं। कलकत्ता से संगीता बंदोपाध्याय जी शास्त्रीय गायिका, वे भी इसमें जी। आपको भी नमस्कार। सब इस तरह से आते जा रहे हैं। प्रदीप जी हैं कला जगत से और संस्कृति के जो दूसरे आयाम है सभी से। लोकप्रियता जी ने आपको नमस्कार भी किया है। जी नमस्कार प्रीति जी। तो ये एक सृजन धर्मिता के लिहाज से भाषा में संवाद का एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया था और ये एक अच्छा है कि इसमें सभी कलाकारों ने मुझे प्रोत्साहित किया। तो हम एक लगातार एक काम को कर पाए। मैंने यहाँ सबको बताया कि किस तरह से एक शासकीय सेवा में होते हुए भी आपने अपनी रचनात्मकता को न केवल आयाम दिया बल्कि उसको लगातार बहुत खूबसूरत और प्रशंसनीय बनाने में जुटे हुए हैं। हमें ये जरूर जानने की इच्छा रहेगी कि ये कला में आपको ये रुचि कब से रही और मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे एक आरंभ हुआ? भोपाल से ही हैं या पहले भोपाल में मतलब कहीं से आकर भोपाल में बसे? हम थोड़ा आरंभ का आपसे जानना चाहेंगे। जी जी। मूल रूप से मैं सागर का निवासी हूँ और सागर के पास बीना जो रेलवे जंक्शन है सभी जानते हैं। हाँ हाँ जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ था 1965 में। जी जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ, 1965 में बीना में मेरा जन्म हुआ था। मेरे जो पिताजी थे वो पुलिस सेवा में थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस कर्मचारियों का लगातार ट्रांसफर होता रहता है। जी बिल्कुल, एक तो 24 घंटे की ड्यूटी और लगातार। जी बिल्कुल सही। तो बीना मेरा जन्म हुआ, उसके बाद फिर हम लोग सागर आ गए। सागर में भी कई स्कूलों में मेरा अध्ययन हुआ। पढ़ाई लिखाई जो है कभी 1 साल इस स्कूल में, कभी 2 साल उस स्कूल में, इस तरह से पढ़ाई चलती रही। जी जी। और पेंटिंग का शौक मुझे बचपन से ही है। मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में था जी, तभी से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद एक बड़े स्तर पे जो काम है ये मैंने सीखा बचपन से और बड़े स्तर पे शुरू किया, तो जिसको अपन कहते हैं ना व्यावसायिक तौर पे, तो वो कार्य मैंने 13 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। अच्छा। जी। और जब उस समय तो 11th आपकी जिन्होंने नहीं, गुरु क्या है, मैं लोगों को काम करते हुए देखता था तो उनसे इंस्पायर होता था। और ये स्वतः बचपन से ही कर रहा था मैं स्वतः। और चूंकि क्या है वहाँ पे हमारे घर के पास में काली बाड़ी करके एक मंदिर है बंगाली कम्युनिटी का। वहाँ पे मूर्तिकार आते थे दुर्गा जी की मूर्तियां बनाने। तो वो बड़ा मैं चकित हो जाता था उन मूर्तियों को देखता था जब वो बनाते थे। उनके स्वरूप, हाव भाव, रंग योजना जो होती थी, और जब वो कपड़े वपड़े पहना के तैयार करते थे तो वो एक आश्चर्य लोक होता ना जो बचपन में बच्चों के लिए, जैसे आज मूवी में देखते हैं उस तरह से आश्चर्यचकित हो जाता था मैं कि कैसे कर लेते हैं, ये रंग कैसे बनाते हैं। तो फिर मैं वो सब काम पेपरों में करता था, पेपर कागज पे बनाता था। वाटर कलर पेंटिंग की मैंने बहुत वर्षों। और उसके बाद ये 1980 की बात है। उस समय पिताजी की पोस्टिंग सागर के पास एक जगह बंडा जिला है। हाँ बंडा, हाँ, वहाँ पोस्टिंग थी। तो वहाँ पे एक बनारस से भोलानाथ जी गुप्ता, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे, क्योंकि वही है मेरे पहले गुरु। वो आए हुए थे और उनके साथ उनके भाई भी थे, कमलेश चंद जी गुप्ता। तो वो उस समय फाइन आर्ट कॉलेज में 2nd ईयर के स्टूडेंट थे। और भोलानाथ जी गुप्ता जो हैं वो
कमर्शियल आर्टिस्ट थे। तो वहाँ पे जैन मंदिरों के अंदर जैन धर्म से संबंधित विषयों का चित्रांकन करने के लिए वो पधारे थे। तो उनके साथ एक माह का समय मुझे मिला, उनके साथ रहने का, उनका काम देखने का, टेक्निक समझने का, ब्रश क्या होते हैं, कलर्स कैसे क्या होते हैं, कलर्स को अप्लाई कैसे करते हैं। तो वो जो एक माह का जो समय मुझे मिला और सौभाग्य मिला, वहां से फिर मेरी यात्रा शुरू हुई जी इस कला क्षेत्र में एक अच्छे ढंग से। तो उसके बाद 1981, उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया, हम लोग आ गए सागर। तो सागर में रहते हुए, चूंकि बंडा में मैं 3 साल रहा, तो स्कूल के टाइम में भी मैं अपने शिक्षकों का चहेता था, क्योंकि स्कूल के सारे पेंटिंग के कार्य में ही करता था। और हाँ, और हॉकी टीम का कैप्टन था, एनसीसी में भी सीएचएम था, सभी जानते थे। और उस समय जी जी तो वहाँ उस समय उतना बड़ा एरिया नहीं था बंडा का, तो वहाँ के सभी लोग जानते थे। जी जी एक हाँ, अब आवाज आ रही मेरी? हाँ जी जी। तो जीवनलाल मिश्रा जी एडवोकेट हैं वहाँ भी, शायद अब पता नहीं है या नहीं, बंडा में। जी जी। तो उनके पिताजी का एक पोर्ट्रेट उन्होंने मेरे से बनवाया था, ये 1981 की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ उस समय वो ग्रास्पिंग आपको आ गई थी, चेहरा पकड़ने वाली? जी जी। तो वो थोड़ा ब्लर फोटो था, और भी लोगों से उन्होंने बनवाया था, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन जब मैंने बना के दिया तो वो बहुत खुश हुए, और उस समय उनने 51 रुपए मुझे भेंट किए थे। क्या बात। तो वहां से फिर एक वो जोश आया कि हाँ, अपन कुछ कर सकते हैं। जी। फिर अनवरत करते ही चले आ रहे हैं कि पहले तो मैंने व्यावसायिक तौर पे काम किया, और जैसा कि आप जानते हैं उस समय सारा काम हाथों से ही किया जाता था। ये फ्लैक्स और प्रिंट मीडिया तो बहुत बाद में आया है, उस समय सारा मैनुअली होता था। तो कंपनीज के बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट, वो सब काम किया हमने बड़े पैमाने पे। जी जी। तो एक वो भी अनुभव काम आया जीवन में। और वो जो दौर था भाई साहब, वो बड़ा गोल्डन दौर था, सुनहरा दौर जिसको कहेंगे। क्योंकि उस समय जितनी भी फिल्में आती थी, उनके जो पोस्टर या बैनर हैं वो हैंडमेड होते थे। आपने बिल्कुल देखे होंगे, है ना? आज के लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि जब फिल्म लगती थी तो फिल्म देखने से ज्यादा उसका बैनर देखने की उत्सुकता होती थी। तो हम लोग घंटों देखते थे कि आर्टिस्ट ने कहाँ कौन सा कलर लगाया है, कैसे कंपोजिशन किया है, कहाँ हाईलाइट दी है। तो एक एक घंटे खड़े होकर देखते थे। वो हम लोगों की पाठशाला थी। उसको देखते थे, उसको देख के आने के बाद फिर प्रैक्टिस करते थे घर में। तो और तो कोई साथ घरों में अक्सर आप जाते हुए? जी जी, मैं बाहर ही खड़ा रहता था। नहीं, बनते हुए नहीं, बने हुए आते थे वहां पे। अमरावती से आते थे। हाँ, क्योंकि वहां तो कोई बनाने वाला था नहीं। तो अमरावती से बहुत ज्यादा काम आता था वहां पोस्टरों का। तो हम लोग क्या करते थे, जब वो पोस्टर ऊपर चढ़ाते थे ना, मालूम पड़ जाता था, वो पोस्टर छोटे छोटे से लिख देते थे कि कल यहाँ पे नई फिल्म लगनी है। तो जब वो लकड़ी के फ्रेम पे उसको कस के स्टिच करके, और जब वो टांगने वाले होते थे, उस समय मैं पहुंच जाता था। तो मैं क्या करता था, पोस्टर के पीछे जाता था। तो वहां से समझ में आता था कि कहाँ एक सिंगल पेंट की लेयर है, कहाँ लेयर डबल है, कहाँ ट्रिपल लेयर है। उससे ये पता लग जाता था कि पहले क्या इन्होंने रंग लगाया, उसके बाद क्या लगाया, और हाईलाइट कहाँ कैसे दी। वैसे सीखते थे हम लोग, क्योंकि कोई सिखाने वाला था नहीं। उस समय का दौर ये था कि कहीं सीखने जाते थे किसी के पास, तो वो भगा देते थे या फिर अपना काम छिपा लेते थे।
ये भी होता है। अब बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही, हाँ ये बिल्कुल सही तथ्य हैं। तो उससे मैंने ये सबक लिया, फिर मैंने बहुत बहुत लड़कों को काम सिखाया। हम्म, क्योंकि जिस यात्रा में मान लीजिए 1 साल लगना है, अगर वो सही 1 महीने या 2 महीने में कोई पूरी कर लेता है तो वो कितना हाँ आगे बढ़ जाएगा। सही तो बात। ये सब हम फिर मैंने बहुत लड़कों को काम सिखाया, पेंटिंग बनाना, राइटिंग वर्क। क्योंकि ज़्यादातर उस समय हाँ साइन बोर्ड ही लिखे जाते थे, और जिनको फिगर बनाना आता था उनकी बहुत वैल्यू होती थी, वो सही बात। सम्मान मिलता था उनको। तो दोनों हाँ ही चीज़ों को मैंने लोगों को सिखाया। तो ऐसे चलती रही इसमें, यात्रा। हाँ इसमें ये जैसे उस समय आप बताते ना, जैसे एक तो पोस्टर बनाने का तरीका ये था सिनेमा के कि वो एक बड़े हिस्से के 8 या 10 भाग होते थे, वो जोड़ के चिपका देते थे। और एक फिर कुछ वो कुछ वो बाद में आया चलन। हाँ, वो चलन बाद में आया। तो वो पहले पेपर के आते थे, 12 सीटर हाँ 16 सीटर कहलाते थे। हाँ हाँ, तो उसको वो, चिपका के बड़ा हाँ बन जाता था। हाँ, वो बाद में आया था। और और एक वो पेपर था का ना चला। जो मतलब पतले टाट का जो कपड़ा रहता था, वो कस देते थे फ्रेम में, फिर उसमें सफेद चूना पोत के फिर पोस्टर बनाते थे। जो वो जो हुसैन साहब ने किया है जिस तरह का काम। हाँ, वो जो सिनेमा मालिक अपने खुद के निजी पेंटरों को रखते थे टाकीज हाँ के हाँ अंदर। हाँ तो वही। कोई भी, हाँ, पहले वो क्या करते थे, एक लकड़ी के फ्रेम में टाट ठोका, उस पर चूना पोता, और नील हाँ और रेड वाइट कलर और फ्लोरोसेंट लगा के, और हाँ बहुत वही। सारे लिख के, और ऑटो पहले तांगे चलते थे, हाँ है हाँ, ना। और उससे प्रचार होता तांगे, था पुराने हाँ, समय में। तांगे में माइक वाइक रख के और वो पोस्टर बांध के, और पूरे में घूमते थे वो तांगे वाले। और वही चौराहों चौराहों पे चाय वाय की दुकानें रहती थी, टपरे कौन है, उन पे हाँ लगा दिए जाते थे। उसमें वही वो नाचती अभिनेत्री, मशीन में गन लिए हुए हीरो, इस तरह का एक बड़ा टिपिकल पैटर्न होता था, और बड़े चटक रंग जी होते थे उसमें। तो उसकी एक अपनी स्मृतियां हैं पुराने समय की। क्योंकि मेरा भी सिनेमा से लगाव बहुत है, तो ये सब मैं भी देखा करता था। मुझे भी समय से पहले या बहुत सुबह सिनेमा घर के चक्कर लगाने का बड़ा शौक रहा। जी जी। खाली सिनेमा घरों को देखता था, पोस्टर लगते हुए देखता था। कई बार मैं उनसे कहता था ये फोटो हमको दे दो एक, तो डांट देते थे, बोले कि नहीं तुमको नहीं मिलेगा। हाँ, वो पोस्टर कभी कभी बहुत सुंदर पोस्टर होते थे, तो इच्छा होती हाँ थी एक हमें मिल जाए। हाँ, तो वो सब हम लोग के मन का मोह होता था, पर उसको वो लोग बहुत निर्मम होके मना कर देते थे जी कि नहीं ये नहीं हो पाए। आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली मुझे कि जो पहले लोग सिखाने से मना करते थे, जी जी। और बाद में आपने उस अनुभव को लेकर ये किया कि आपने उदारतापूर्वक लोगों को सिखाना शुरू किया। हमेशा ये वही सिद्धांत है कि वो ज्ञान या विद्या जो है बांटने से बढ़ती है, पर इसको ये हमारे यहाँ कहाँ लोग समझ पाते हैं इसमें। भाई साहब, मैं बताऊं आपको, मेरा निजी अनुभव। हाँ जैसे आपको मुझे कुछ सिखाना है, ठीक है ना, तो मैं देखूंगा आपकी स्किल कितनी है, किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि आप सीख जाएं। तो आपको सिखाने के लिए मुझे 3 तरीके सोचना पड़ेंगे हम्म, कि इन 3 में से आप किससे समझ जाएंगे। सही बात। तो हमेशा 2 तरीके आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे जब भी आप किसी को सिखाते हैं, हाँ, और सामने वाले का भला हो जाएगा, वो किसी लायक बन जाएगा, तो कभी हाँ ना कभी तो याद करेगा आपको। ये हमेशा होता है, जो सच्चा शिष्य होगा जी। और वो सच्चे गुरु को हमेशा याद भी करेगा, चाहे जहाँ कहीं भी चला जाए, कितनी बड़ी उन्नति पाले, लेकिन वो भूलेगा नहीं। भूलता नहीं है। मैं तो खैर, मेरे तो बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं, हाँ हाँ जितने लोगों को सिखाया है, जब भी कहीं भी मिल जाते हैं वही तो विषय वो होता है। बाकायदा वो ही सम्मान देते हैं जो उस समय देते थे। हाँ हाँ, वो ये अच्छा जो भी लगता है। आप नौकरी में आने के पहले एक दुनिया जी बन चुकी थी, जो आप अपना कलाकर्म कर रहे थे, पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया आपने, जी और जी। उसमें इस तरह की पहचान बनाई। आपने बताया कि जो मिश्रा जी बंडा में थे जिन्होंने आपसे चित्र बनवाया था, फिर जी आगे जी। फिर उससे प्रेरित होकर और लोग भी आए होंगे जिन्होंने इस तरह से हाँ उसी ट्रांसफॉर्म कर दिया समय, आपको। हाँ उसी समय क्या है, वो शायद 1981 में चुनाव हुए थे लोकसभा के हाँ जी। या विधानसभा के, ऐसा कुछ मुझे क्लियर याद नहीं।
तो उस समय वो चूंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, मिश्रा जी। हाँ 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 हाँ। तो फिर उन्होंने बड़े बड़े चित्र बनाने का लिए मुझे बुलाया था, राजीव गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी के, और भी कांग्रेस के जो नेता थे। तो हाँ फिर हाँ वो बहुत काम किया मैंने, तो वो यात्रा चल पड़ी बड़े बड़े वो पोस्टर बनाने के लिए। हाँ हाँ। उसके बाद तो आपको याद ही होगा कि जब फ्लैक्स व्लैक्स नहीं सब बनते थे तो हाँ हाँ, हैंडमेड कटआउट लगते थे, बिल्कुल बिल्कुल याद है है। ना। बड़े बड़े तो बड़े आदमकद, हाँ। आदमकद, तो वो काम बहुत किया हम लोगों ने, हाँ हाँ प्लाई के ऊपर पेंट करके 20 फुट 30 फुट के जो कटआउट बनाते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो बहुत काम किया। तो बड़ा मजा आनंद आता था उसमें, दिन में भी काम कर रहा है, रात में भी काम कर रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड रहता था कि इतने समय में आप में ये चाहिए। कभी कभी हाँ ये होता था कि वो शाम को आ गए, बोले कल सुबह रैली है और मुझे 6 कटआउट चाहिए, हाँ, ये सब चुनौती है ना, वाला। हाँ चुनौती वाला काम। तो वो सब जगह घूम के आते थे मेरे पास, वो बोलते थे भाई भाई उन्हीं के पास जाओ, वही बना पाएंगे। तो चूंकि हम लोगों ने क्या वाटर कलर में काम किया हुआ था बचपन से ही, हाँ हाँ हाँ, तो पूरा बढ़िया वाटर कलर से पेंट करते थे तो तुरंत सूख जाते। हाँ और उस पे बस कटिंग की और वार्निशिंग करके और दे दिए सुबह। हाँ। लेकिन इस समय ये चुनौती स्वीकार करना, जैसे कोई आपको टाइम में बांध देता है ना कि हमको सुबह तक चाहिए, जी जी। तो अब तो आप चाहे जो करो जैसे करो, पर सुबह उनको तो वो लेने आ जाएंगे उस समय अपना सामान। तो वो तो आपका उसके लिए वो एक जो परफेक्शन वाला जो एक थॉट नहीं है, वो वो जी वो बहुत जरूरी होता है ना। वही आपको चैलेंज खड़ा कर देता है कई बार कि इतने कम समय में मेरे को ये काम करके देना है। तो फिर लगातार फिर उसमें हम लोग जुटते भी हैं और अपनी चिंता भी करते हैं। आपने ये सब काम करते हुए एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की तरह जो परफेक्शन हासिल किया, उसकी क्या प्रक्रिया रही है? चेहरा आप जिस तरह से बनाते हो, मैं देखता हूँ कि जी वो जी। मुझे लगता है कि दिए हुए चित्र से कहीं ज्यादा समृद्ध होता है। और मुझे हमेशा ही लगता है कि जो भी ये काम आपसे कहता होगा वो 100 गुना खुश होकर ही जाता होगा। जी जी, उसको बिल्कुल आपने आपने। सही कहा। ये तो खैर ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊं क्या है। हाँ पोर्ट्रेट बनाने से पहले, जिस व्यक्ति का आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, हाँ उसके हाँ बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी रहती है। किस जी परिवेश में रहता है, उसका आसपास का वातावरण क्या है ना। हाँ हाँ तो वो मैं पहले पूछ लेता हूँ। जैसे हाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एक मजदूर जो धूप में काम करता है, उसका हाँ अगर आप पोर्ट्रेट करेंगे तो उसका जो स्किन टोन है ना, वो एकदम तामिया कलर का पका हुआ जो हो जाता ना, जैसे पका हुआ घड़ा, हाँ, है ना, समझ गया। उस तरह का बिल्कुल स्किन टोन हो जाती है। और जो एक कमरे के अंदर या एसी में बैठता है, उसकी और उस मजदूर की स्किन टोन में बहुत अंतर रहता है। हाँ हाँ, तो ये जो परिवेश है, कहाँ से वो आए हैं, क्या बैकग्राउंड है, इसकी पहले आप जानकारी ले लें, फिर स्टडी करें, फिर उस तरह के रंगों का चुनाव करें जब आप काम करते हैं। हम्म, तो वो वास्तविकता के बहुत करीब आ जाता है फोटो। हाँ और इसके साथ साथ पोर्ट्रेट में 3 चीजें बहुत अहम होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आंखें। हाँ अगर आंखों में आपने थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्टर्ब किया तो आपका कैरेक्टर आउट हो जाता है। जी जी फिर हाँ जी, फिर आंखों से आप नीचे आते हैं, नोज, नाक के ऊपर, नाक के बाद ओंठ। ये 3 हाँ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इनको अगर आपने मैं सभी से बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं मेरे से, तो हाँ सबसे पहले आप लाइव बनाएं, किसी हाँ को सामने बिठाएं, मॉडल को। मॉडल नहीं हाँ मिल रहा तो शीशे के सामने खुद बैठ के बनाएं। हम्म, तो उससे आपकी स्केचिंग पे कमांड आ जाएगी। हाँ हाँ, आइज की एनाटॉमी क्या है, नोज की एनाटॉमी क्या है, लिप्स की क्या है, ईयर्स की क्या है, ये सब स्टडी हो जाएगी आपको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ फोटो ऐसे आ जाते हैं जो ब्लर होते हैं, हाँ या आधा चेहरा साफ है, आधा धुल गया, खराब हो गया। हाँ हाँ, फिर ऐसे भी बनने आते हैं। हाँ, इस तरह की और चुनौतीपूर्ण काम होते हैं कि वो जी वो व्यक्ति मान लो नहीं है मौजूद, जी और परिवार के लोगों की कोई इमोशनल भावना है कि वो बन जाए, तो फिर
वहां पर सारा दारोमदार चित्रकार के ऊपर है। तो वो इस जगह स्टडी काम आती है। मेरे पास ऐसे काम आ जाते हैं कि अभी उनने ओल्ड एज का फोटो दे दिया, हाँ 70 साल का, बोले अब इनको आप 55 साल की एज में लेके आओ। अच्छा क्या बात है। वर्तमान से आप इनको अतीत में लेके आओ। हाँ तो करता हूं मैं, क्योंकि मैंने क्या है, स्केचिंग बहुत की है, अभी भी रोज ही करता हूँ, स्टडी रोज करता हूँ। तो मुझे मालूम है कि कहाँ क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। हाँ तो वो उनको मैं कर लेता हूँ, कर पाता हूँ प्रैक्टिस के कारण। मैं सभी से यही मेरा वो कहना रहता है कि जितनी ज्यादा आप लाइव ड्राइंग करेंगे, लाइव स्केचिंग करेंगे। हाँ पहले क्या बिल्डिंग बनाते हैं तो स्ट्रक्चर की बहुत अहम भूमिका है। अगर आपका स्ट्रक्चर सही खड़ा है तो बिल्डिंग भी बहुत सुंदर बनेगी। तो आजकल क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चे एकदम से फेमस होना चाहते हैं। ये बात बहुत सही कही आपने, है ना? ये बहुत नई पीढ़ी में ये बहुत हो गया है। बहुत हो गया है। मैं एक जगह एनजीओ के पास वर्कशॉप लेने गया था। हाँ तो बोले सर वो मूड नहीं बनता काम का, हाँ जब मूड होता है तभी पेंटिंग होती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मान लो कल तुम्हारा पेपर है, एग्जाम है, हाँ तो पढ़ने के लिए भी क्या आप मूड बनाओगे? आप बताइए, सही बात मूड है। बनाएंगे क्या? है ना? तो पेंटिंग अगर आपको करना है तो मूड को एक तरफ रख दो। आप ये सही बात। सोचो कि कल हमारा एग्जाम है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ठीक उनकी है। बात समझ में आई जी। ये होता है कि वो इनको उस तरह से सिखाना पड़ता है। बहुत सारे ये लोग दूसरे जो बड़े कलाकार हैं उनका पूरी जो जीवन शैली है उसको अपना कर अपने आप को आर्टिस्ट शो करना चाहते हैं, उससे इनको बचना चाहिए। मुझे भी हमेशा पर्सनली बहुत लगता है कि एक राइटर जो है वो अच्छी शेविंग करके और अच्छी कटिंग करा के भी लेखक बन सकता है। उसके लिए उसको जी, बड़ी जी। दाढ़ी या बड़े बाल कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो ये आर्टिस्टों में भी है कि जब तक वो रबर बैंड ना लगे, चोटी वोटी ना हो, तब तक वो आर्टिस्ट लगेगा नहीं। नहीं, ये बाहरी जो आडंबर है ना, इससे आर्टिस्ट थोड़ी बनता है। हाँ ये वेशभूषा धारण करने से आर्टिस्ट नहीं बन जाता। वही कि वो कई बार लगता है, जैसे वो हमारे तो अभी 3 दिन पहले हमारे एक पत्रकार गुरुजी आए थे इस संवाद में, विजय दत्त श्रीधर जी। वो बड़े चिढ़ते थे, वो नवभारत में संपादक थे, हम लोग उनके पास काम करते थे। तो जी, जैसे जी। 2-3 दिन की अगर दाढ़ी वाड़ी बड़ी दिखे या बाल बढ़ने लगे तो कहते थे कि बोले क्या मुल्क और कौम का सारा बोझ तुम्हारे ऊपर है क्या? जी, जी। नहीं, मुझे आपकी बात सुन के याद आया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस मामले में बहुत ध्यान रखते थे। वो उनका कहना था, आपने भी पढ़ा होगा, उनका कहना था अगर आप गंदे संदे हैं, आपको देख के किसी को दुख हुआ तो वो भी हिंसा है। तो वो निकलने के पहले एक बार बालों में कंघी जरूर करते थे, पूरा व्यवस्थित होके ही निकलते थे। तो वो होना चाहिए। ये गांधी जी के और गुरुदेव जी के साथ का एक वाकया मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे याद आ जाता है कि हमेशा व्यवस्थित होके ही जाएं। हमको ये लगा है हमेशा, मतलब उनके सामने हम लोग बड़ा इस मामले में ध्यान रखते थे कि थोड़ा साफ सुथरे चौकन्ने होके जाए। वहाँ कुछ इस तरह के पत्रकार जो नए नए लड़के सीखते थे तो वो ये हतप्रभ हो जाते थे, बोले कि ये 25 साल की उम्र है, 26 साल की उम्र है, बोले इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली है, इतनी बाल बढ़ा लिए, बोले ऐसा क्या काहे में लगे रहते हो, बोले कौन सी दुनिया में जी रहे हो। तो वो ये था कि आप सब ठीक ठाक रहो, साफ सुथरे रहो, स्वच्छ रहो, आपकी कटिंग ठीक हो, शेविंग ठीक हो, आपकी चाल ढाल, एक पूरी एनर्जी होती है चेहरे में अगर आप इस तरह से बिल्कुल व्यवस्थित हो। और उन सबके साथ भी आप आर्टिस्ट लग सकते हो, बल्कि ज्यादा इम्प्रेसिव आर्टिस्ट लगोगे। ये तो है। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि जो ये एक कला का एक आयाम ये, फिर आप शासकीय सेवा में भी आए, तो जी, जी। शासकीय सेवा में भी आपको उसी तरह का काम करने को मिला या वो काम दूसरा था, ये काम दूसरा था, या इसकी वजह से शासकीय सेवा में आए? मैं अपने व्यवसायिक कार्यों से भोपाल आया हुआ था। ये 1997 जी जी नहीं सॉरी 1989 जी 1989 की बात है। तो यहाँ पे एक पोस्ट थी
जी। भोपाल में। यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रांच है। पहले तो जी। मध्य प्रदेश में कई जगह थी, हाँ, अब सिर्फ पुलिस भोपाल में मुख्यालय। बची है। हाँ, जी। अब बाकी सब जगह बंद हो चुकी हैं। तो वहाँ एक पोस्ट थी, तो मुझे किसी ने बताया था कि आप उसमें ट्राई करना, तो मैं भी पहुंच गया। तो वो तो पूरा जैसा एक जनरल कांस्टेबल का वो होता है इम्तहान, 100 मीटर की हाँ, दौड़, 800 मीटर की दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, वो लंबी सब करना कूद। पड़ता है। हाँ, रिटन, प्रैक्टिकल, ओरल सब पूरा 3 दिन चला था इंटरव्यू मेरा। चूंकि मैं बचपन से स्पोर्टमैन रहा हूँ, हॉकी मेरा शौक था, और 10 किलोमीटर पर डे मेरी रनिंग थी। तो हर इवेंट में मैं फर्स्ट आया, तो मेरा इजीली सिलेक्शन हो गया। और हाँ, इत्तेफाक की बात है कि वो आपको भी ज्ञात होगा, जो टैबलो बनते हैं, झांकियां बनती हैं हाँ, हाँ, गणतंत्र दिवस की, बिल्कुल। तो उस समय भी हाँ, एक झांकी का निर्माण चल रहा था वह पुलिस विभाग में। अच्छा। तो उसमें एक, हाँ, उसमें एक कटआउट, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, एक नेहरू जी का कटआउट था, वो कबूतर उड़ा रहे हैं। हम्म, तो वो वहाँ जो, काम आपने पहले किया ही था। हाँ, वो मैंने किया ही था, मेरे लिए तो बहुत आसान काम था। हाँ। तो हाँ, वहाँ पे जो कटआउट रखा था, तो वो बहुत परेशान थे वहाँ के, जो उस समय पुलिस में तो कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहते नहीं है, हाँ, समझ काम चलाने समझ लायक लोगों को हाँ भर्ती कर लेते हैं। तो वो बहुत परेशान थे, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह लग रहे थे, नेहरू जी नहीं लग रहे थे, हाँ, हाँ, है ना। तो ये प्रैक्टिकल के पहले की बात है, जो प्रैक्टिकल वहाँ हो रहा था। तो हाँ, मैंने देखा, तो थोड़ी सी अब चालाक भी होना चाहिए आर्टिस्ट को, बहुत सीधा साधा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके जो डायरेक्टर थे, हाँ, मैंने पता कर लिया ये है इसके डायरेक्टर। तो हाँ, मेरे जो साथ वाले लड़के थे जो मेरे साथ थे, मैंने कहा ये तो 15-20 मिनट का काम है ये बनाना, नेहरू जी, और मैं बना लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहाँ क्या मिस्टेक है वो मुझे पता है। वो सुन रहे थे, और फौरन मेरे पास आए, बोले करो इसको। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, जो फोटो था उसमें नेहरू जी देख रहे थे राइट साइड, तो वो कटआउट ने पलट दिया, तो फोटो में राइट साइड देख रहे हैं और कटआउट में लेफ्ट साइड देख रहे हैं। अब उल्टा कर दिया उसको, दोनों तरफ हाँ, बनाना था। तो वो मुझे उस समय मैंने 20 मिनट में कर दिया था वाटर कलर से। अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत स्पीड थी उस समय काम करने की। तो हाँ, वो फिर मेरा प्रैक्टिकल में लेके चले गए वो अच्छा, अच्छा। कि सर ये इन्होंने बनाया 15 मिनट में, 5 मिनट और कम कर लिए उन्होंने। बोले ये 15 मिनट में बना दिया हाँ। लड़के ने, और इसको कैसे भी भर्ती करना है। हम्म, तो इस तरह से मैं पुलिस सेवा में आ गया। हाँ, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी वहाँ सागर में हुई। हाँ, और फिर पुलिस में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त के समय प्रोग्राम होता है, गणतंत्र दिवस का होता है, शहीद जी, दिवस होता है, पुलिस गेम्स होते हैं, और भी बहुत सारे आयोजन होते हैं। तो उनका डेकोरेशन, उनकी साज सज्जा, पेंटिंग वेंटिंग का जो भी काम रहता था, वो मैं ही देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, हाँ, हाँ, है ना। तो ऐसी यात्रा चलती रही, और जो विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, मुझे प्रोत्साहित किया, बहुत सपोर्ट हाँ, किया। हाँ, ऐसे कहीं अड़ंगे नहीं आए मुझे। हाँ, हाँ। हाँ, नहीं, वो तो तो लगातार आप, मैं तो इतने वर्षों में देखता आया कि आपकी बनाई झांकियां हमेशा प्रथम श्रेणी में आई और उस तरह से उनको पुरस्कार, वो शील्ड मिली, सम्मानित किया गया। जी और जी जो एक पुलिस की का एक पूरा बहुआयामी स्वरूप है, सेवा को जी लेकर, देशभक्ति को लेकर, और जो जन सहयोग की भावना है, उस थॉट को जिस तरह से एक पूरे झांकी में कई डायमेंशन में जिस तरह से प्रकट करते हो आप, वो सब बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। और ये तो है कि अब जब गणतंत्र दिवस के समारोह में वो झांकी निकल रही है, एक समाज को संदेश जा रहा है कि जी जी हमारे देश की पुलिस, हमारे राज्य की पुलिस कैसी है, या उसका वो कितने सारे आयामों में काम करती है, कितने सारे जी आयामों जी में उसकी अपनी भूमिका उसको सिद्ध करनी होती है, चाहे आंधी हो, पानी हो, तूफान हो, बरसात हो, कोरोना हो, जी जी कोई भी आपदा हो। इस पूरे संकट काल में तो पुलिस की भूमिका सबसे ज्यादा रेखांकित हुई। और बल्कि पहली बार मुझे लगता है आपने भी महसूस किया होगा कि समाज ने भी, सरकार ने भी
अखबार ने भी, मीडिया ने भी, सबने ये महसूस किया कि उससे अधिक उदारता और सदाशय होकर अपनी ड्यूटी निभाई। तो कई बार उनको नारायण लोगों ने आघात भी कर दिया तो भी उन्होंने समझा के काम चलाया, अभी इस 2-3 महीने के समय में। हाँ, ये तो खैर इसकी तो तारीफ, जितनी तारीफ की जाए कम है, और कल्पना से परे है ये स्थिति। हाँ, इस तरह से पुलिस ने संभाला है। किसी भी तरह अब ये मार्च में, अप्रैल में, मई में जो पूरा समय था, 24 घंटे दिन रात रहकर हर जगह लोगों को जागृत करना और पूरे मतलब स्थितियों को ना बिगड़ देने में, जब तक लोग अंदर, लॉकडाउन वाली स्थिति रही कि आपको अंदर ही रहना है, उस पूरे समय को कितना उन्होंने अनुशासित किया। अब इस समय जो एक फ्रीडम मिला हुआ है तो उसमें वापस फिर वही वो संख्या बढ़ गई है बीमारों की या नए रोगियों की, तो कहीं ना कहीं वो अनुशासन आपको याद तो आएगा ही और उस भूमिका को आप समझेंगे। ये है मुख्य बात। आपने लेकिन वैसे इधर, हाँ आप कुछ कहें? जी हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आपकी बात हो जाए, मैं तो एक नया सवाल कर रहा था। हाँ, करिए करिए। करूँगा मैं कह रहा बोलिए आप। हाँ, इधर जो फिर एक कला जगत में लगातार कार्यशालाओं में आपकी भागीदारी, कुछ स्पेशल टास्क लेके जो आपने चित्रांकन कार्य किया, उनके बारे में भी बताइए थोड़ा सा। क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, चैलेंज, हाँ, जो जोखिम, हाँ, जो चैलेंज लेना जानते हैं वही जीवन में आगे बढ़ पाते। और मैं शुरू से ही आपको बताया ना कि जैसे वो एक हमने जिक्र किया था कटआउट का, 6 कटआउट चाहिए आपको 10 फुट की सुबह, तो वो भी एक चैलेंज है ना। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करने में मजा आता है। फिर उसमें क्या है, एक अलग ऊर्जा आ जाती है, काम करने की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और फिर जैसे कला शिविर होते हैं, आर्ट कैंप होते हैं, उसमें क्या है, पूरे इंडिया से आर्टिस्ट आते हैं, तो सबसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ काम करने का मजा ही अलग है। वो एक उस समय का जो है ना, जो समय होता है 7 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, वो एक अद्भुत दुनिया हो जाती है हम लोगों के लिए। हर आर्टिस्ट एक दूसरे की टेक्निक देखता है, काम को कैसे जल्दी किया जाए वो तरीके समझ में आते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं, वो हमसे कुछ सीखते हैं। तो वो क्योंकि चैलेंजिंग विषय होते हैं, सब्जेक्टिव काम ज़्यादा होते हैं वो, बिल्कुल। तो फिर उस व्यक्ति के बारे में पढ़ना, समझना और फिर उसको चित्रित करना, तो उसमें जिसको कहना चाहिए कारीगरी यही है कि इतने कम समय में आप अपना अच्छे से अच्छा काम क्या दे सकते हो, कैसे दे सकते हैं। हाँ, तो वो मजा आता है चैलेंज में ही मजा आता है जीवन में। जो आर्टिस्ट है जी, तो मध्य प्रदेश के ये फ्रीडम मूवमेंट वाले जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट का जो संस्थान है, स्वराज संस्थान, जी, फ्रीडम मूवमेंट वाले चित्रांकन भी आपने किए? जी, गांधी जी के ऊपर, गांधी जी पे किया, और वो भी शायद किए ना पहले, जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक शिविर वगैरह हुआ था उसमें भी। जी जी। तो वो ये सब जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हुआ, या ऐसे महात्मा गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा, ऐसे कुछ चित्रों को आपने बहुत मौलिकता के साथ बनाया जी। तो ये इन सबको देखते हुए फिर आगे यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया रही कला जगत में और इस पूरे वातावरण में, जिन्होंने आपको काम सौंपा, जिन्होंने आपसे काम प्राप्त किया? मेरा तो अभी तक का अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि जिन्होंने मुझे काम सौंपा या काम किया है, तो जी जी, बहुत एप्रिशिएट किया उन्होंने। और मुझे ज़्यादातर ईश्वर की कृपा से तारीफ ही मिली है। हाँ, कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि यार ये मज़ा नहीं आया या ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मुझे तो सुखद रहे अनुभव। मैं जैसे वर्कशॉप लेने भी गया, कार्यशाला में भी गया हूँ, या बच्चों को सिखाने भी जाता हूँ, तो वहाँ के टीचर और बच्चे जी वो जुड़ जाते हैं मेरे से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके जो सवाल हैं, मैंने वैसे आपसे पहले जिक्र किया था ना, लोग बताते नहीं है, छिपाते हैं, है ना। वही बात। हाँ, तो बच्चे वही सवाल पूछते हैं जहाँ उनको कठिनाइयाँ रहती हैं। सही है सर इसको कैसे करते हैं, तो मैं उनको बाकायदा बताता हूँ, आप ऐसे करिए और
इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के बच्चे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, मैसेंजर पे पूछते रहते हैं, कहीं उनको कुछ समझ नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सही सबको बात। बताता हूँ जितना मुझे आता है। ज्ञान का खजाना तो कभी खत्म नहीं होता, वो तो भरा रहता है। जी जी, बांटने से वो बढ़ता है। मेरी बात सोच ये है। जी विनोद गुर्जर जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, हमारे साक्षी हाँ, गुर्जर आमदानी जी से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। विनोद वो भाई। भी वो भी हमारे कार्यक्रम में ज्वाइन होते हैं। जी लोक जी। कलाकार सुंदरलाल मालवीय जी हैं, ये हाँ जी उज्जैन हाँ में जी। रहते हैं। नमस्कार मालवी जी। मालवीय गीतों को बहुत अच्छा गाते हैं। ये लिख रहे थे कि जी जी। शुरू में मैं भी चित्र बनाया करता था। हाँ, ये मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और हाँ विनोद जी के आजकल वो गाने गा रहे हैं। मैं सुनता रहता हूँ। हाँ, विनोद जी ने अपना एक नया आयाम दिखा हाँ, दिया दिखाया। सोसाइटी जी को। जी। और उनके जी गाने जी। की और गले की बहुत सराहना हो रही है। इधर कुछ नहीं। ये कुछ सूफी संतों की जो रचनाएं गा रहे हैं, भक्त कवियों की, जी। उस पे ये कमाल कर रहे हैं। पलाश ये आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं। पलाश लगता है हाँ आपके पलाश। शिष्य हाँ, खुश रहो, नमस्कार। हैं। जी जी। मान सिंह भोदिया जी कबीर को गाते हैं, जो हाँ देवास जी के, जी, वो भी नमस्कार इस कार्यक्रम को नमस्कार। देख रहे हैं। जी जी। मैं अच्छा, मुझे कुछ आपके बनाए हुए बहुत उस तरह के चित्र याद आते हैं जो आपने बहुत महापुरुषों के, जैसे बुद्ध का आपने एक चित्र बनाया था, मुझे आज भी याद है, दिमाग पे बैठा हाँ हुआ जी जी। है। ऐसे कुछ आपने समय समय में जो चित्र बना के फेसबुक पे भी दिए हैं, तो वो सब मुझे बड़े याद आते हैं। अभी आप कुछ चित्र हमारे मित्रों को दिखाना चाहेंगे, अभी जो इस समय मित्र हमारे देख रहे हैं? हाँ, मैंने आर्मी का भी बहुत काम किया है। हाँ हाँ। आर्मी में मेरे काम का बहुत कलेक्शन है। महू में भी बहुत कलेक्शन है, ऊटी में भी कलेक्शन है, दिल्ली में भी है। तो उनके जो जनरल हैं उनके पेंसिल स्केचेस भी खूब किए हैं, पोर्ट्रेट भी किए हैं। और हाँ युद्ध के ऊपर जो पेंटिंग है, जो उनका सब्जेक्ट रहता है वार का, उस पर भी वार काम का। किए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये एक स्केच है, दिख रहा होगा आपको, हाँ हाँ, है ना? दिख रहा है बिल्कुल जी। हाँ, जैसे ये है, इस तरह के बहुत सारे स्केचेस किए हैं जनरल्स के। जैसे ये अरे वाह। हाँ है ना? हाँ। ये दिख रहा होगा आपको, ये है। और ऐसे सामान्य लोगों के जो स्केच हैं वो भी किए हैं मैंने। ये चारकोल हाँ स्केच है ना? हाँ। ये दिख रहे होंगे, कोई ठीक है ना? कोई रंगीन रंगीन पोर्ट्रेट भी दिखाइए अगर हाँ संभव हो तो। हाँ। हाँ, रंगीन एक पेंटिंग का प्रिंट है ये। हाँ हाँ, ये हाँ, दिख रहा होगा आपको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। कितना हो रही, आप देखिए ना कितना डिटेल वर्क है इसमें। आंखों की आप बात जी करते हैं, नाक की बात जी। जी करते हैं, ओठों की, मूछे मूछे कितनी, आप कितने विवरण में गए हैं आप डिटेलिंग में। ये सब वही स्किन स्किन के कलर को भी मैं इस तरह ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो लगभग लग रहा है कि एकदम फोटोग्राफी है ये चित्र के रूप में क्रिएट हुआ ऐसा लग ही नहीं रहा है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ, इसमें मिश्रा जी क्या है, स्किन टोन का कोई क्राइटेरिया वो नहीं है, मीटर। हाँ 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 कोई थ्योरी नहीं है स्किन टोन की, क्योंकि जी वो स्किन टोन जब आर्टिस्ट काम करता है तो सामने वाले का कैरेक्टर क्या है उसके हिसाब से तुरंत डिसाइड करता है आर्टिस्ट कि हाँ। इसमें कौन कौन से कलर उपयोग किए जाए। कुछ लोगों का एक फिक्स बना लेते हैं कि हमें ये कलर मिक्स करके ही बनाना है, कोई भी चेहरा हो। हाँ हाँ, तो वो सही नहीं है। जैसे अपना हमने आपसे जिक्र किया था कि हाँ एक धूप में काम करने वाला और एक एसी में बैठने वाला, हाँ। उनकी स्किन टोन और कलर्स में बहुत अंतर रहता है। जैसे एक नीग्रो का आप चित्र बनाएं, हाँ सबसे कठिन तो वही है जो नीग्रो लोग हैं, उनकी जो कलर स्कीम है, जो जिनका रंग सांवला है, हाँ। वो बहुत टिपिकल है वो टोन। गोरे लोगों के चित्र तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। सही बात है। ये आप कह रहे हैं, मतलब वो उनका जो काला सांवला क्या, बल्कि काले में भी एक अजीब सा शाइनिंग हाँ और चमक, एक जी बहुत जी। स्पेशलिटी दिखाई देती है। वो अपन नहीं पहचान पाते, कैसे उसको कैच करेंगे आप। हाँ, वो बहुत कठिन काम है। उसमें मैं बहुत साल पहले मैंने एक बनाया था,
चित्र इस तरह का आ गया था। तो फिर वहां से वो उतना अच्छा नहीं बना था जैसा मैं चाह रहा था। उनके लिए तो अच्छा बना था, जिनका था वो तो खुश थे, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं था। फिर मैंने उस कलर टोन के ऊपर बहुत रिसर्च की, और फिर 2 साल की मेहनत के बाद वो पकड़ में आई कि एक्चुअल में बनती कैसे। लेकिन 2 साल तक जी। कोई अभी फुल लेंथ चित्र बना किसी महापुरुष या पर्सनालिटी का बनाने का अवसर भी आया होगा? हाँ, आया ना। आदमकद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के चित्र बनाए हैं मैंने। तो वो रविंद्रनाथ विश्वविद्यालय जो है अपने भोपाल में, जी रायसेन के आसपास कहीं है शायद। हाँ। तो उसमें लगे हुए हैं। अच्छा। गुरुदेव के लगाए, और भी बहुत बनाए हैं। मेरे काम याद आ रहा है कुछ बुद्ध का, मुझे बुद्ध पर आपने काफी काम किया सर। हाँ, अभी लॉकडाउन पीरियड में मैंने बहुत काम किया है बुद्ध के ऊपर। हाँ। लेकिन वो कहीं हमने अभी प्रदर्शित नहीं किया है, ना फेसबुक पे कहीं, ना कहीं सोशल मीडिया पे। हाँ। वो चूंकि भारत भवन के रूपाप में हम लोगों की एग्जीबिशन थी 5 मई से, उसके लिए काम किया था। हाँ। तो अब वो जब भी आगामी डेट मिलेगी, हाँ, तभी एग्जीबिट करेंगे उनको। विनोद बता रहे हैं कि त्रिवेणी के लिए आपने भैरव चित्र बनाया था, भैरव जी का। हाँ, भैरव के 9 रूपों का चित्रांकन किया था। हाँ, ये तो वो त्रिवेणी, हाँ, ये सब कुछ विशेष काम जरूर आप दोहरा दीजिए जरा सा। हाँ, त्रिवेणी म्यूजियम में लगे हुए हैं। भैरव के 9 रूप, उनका अंकन किया था। और अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, और भी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये जो नेतागण हैं, इनके भी बड़े बड़े तैलचित्र बनाए हैं मैंने। वो लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। उसमें एक चरैवेती कक्ष है, उसमें बहुत सारे काम लगे हैं जी। उसमें लगे हैं। और शौर्य स्मारक जो भोपाल में स्थित है, हाँ, उसमें भी बहुत काम है मेरे। वही वार वाले आपने चित्र बनाए होंगे वहाँ के लिए? हाँ, वो स्क्रिप्ट के, मतलब जिस सब्जेक्टिव जो बोलते ना, उस तरह की पेंटिंग्स भी की हैं। और राष्ट्रपति के भी पोर्ट्रेट है वहाँ मेरे, जनरल्स के भी हैं, और कारगिल वार, बहुत सारा काम किया वहाँ। 36 के आसपास मेरे काम है वहाँ पे। हाँ, इधर ये पौराणिक चरित्रों में किन्हीं के बनाए होंगे? पौराणिक में तो जैसे रानी अहल्याबाई हैं, उनके ऊपर काम किया है। रानी चेन्नम्मा है, जो भारत की पहली लेडी वॉरियर थी, अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई की थी। तो रानी दक्षिण की थी, चेन्नम्मा, चित्तूर की। और वैली नचियार, रानी वेलु नचियार, उनका भी बनाया है। रजिया सुल्तान पे भी काम किया है। और शिवाजी वगैरह, शिवाजी पे काम नहीं किया है मैंने, लक्ष्मीबाई पे किया है। हाँ, कुछ ऐसे मुझे याद है, कुछ इससे में कुछ योद्धाओं के चित्र आपके मैंने बनाए हुए देखे। तो मिश्रा जी काम इतना कर चुके हैं कि कभी कभी खुद ही देखते हैं, कभी मिल जाते देखने, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मैंने बनाया। क्योंकि उस समय इतना वो शौक रहता नहीं था कि कैमरे से फोटो खींच लो, सोशल मीडिया पे डालना है। तो वो पुराने बहुत सारे काम कभी मिल जाते देखने। और काम तो जैसे लंदन में भी है मेरे, पेरिस में भी है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरेबिया, दुबई, बहुत जगह काम है मेरे, गए हुए हैं। श्रीलंका। इधर जो नई पीढ़ी इस क्षेत्र में आना चाहती है, इसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी ओर से? किस तरह का परिश्रम करने के लिए कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैंने कहा ना कि जुनून, हाँ, जो जुनूनी होते हैं ना, वही सक्सेस होते हैं। और जितनी ज्यादा आप स्टडी करेंगे, संगीत में जैसे रियाज है, उसके बिना कुछ नहीं होता। पेंटिंग में स्केचिंग है ना, आपकी जब तक ड्राइंग परफेक्ट नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ड्राइंग परफेक्ट करो। पहले आप थोड़ा सा यथार्थवाद को सीखो, फिर उसको, उसके फॉर्म चेंज करने के बारे में सोचें, है ना। पहले आप मूल संरचना को सीख जाएंगे
तो फिर उसको कैसे चेंज करना है, कहाँ बदलाव करना है, कहाँ क्या करना है, वो कर सकते हैं आप आसानी से। क्योंकि जितने भी बड़े चित्रकार हुए हैं पहले वो रियलिज्म से ही निकल के आगे आए हैं। हाँ आप किसी की भी हिस्ट्री उठा लें जी। और आज भी करते हैं वो। तो मेरा यही है कि आप खूब मेहनत करें, मूड को जेब में रख लें और जुनून को अपनाएं, जोश और जुनून के साथ लगे रहें। हम लोग जब काम करते थे तो सुबह से लगे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, कोई होश नहीं जब तक पेंटिंग कंप्लीट ना हो जाए, चाहे 12 घंटे हो जाए चाहे 16 घंटे हो जाए। घर वाले चिल्लाते रहते थे, लेकिन हम लोगों को धुन वो रहती थी कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं कर लेंगे कुछ नहीं खाना। हाँ। इसलिए हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए। ये तो है कि वही कोई भी जरूर टास्क जो लो उसको पूरा करो, वो और पूरा करने के लिए उसके लिए जुटे रहो। ये तो है कि अगर आप में वो एकाग्रता है और आपका मन भटकता नहीं है यहाँ वहाँ, तो फिर आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। वही आपने क्या है, किसी चीज के बारे में सोचा है ना, और आप कंटिन्यू लगे तो आप भूलेंगे नहीं कि हमने अब इसके बाद ये करना, अब इसके बाद ये करना है, और बीच में आप हट गए या कहीं चले गए तो वो जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर वो चीज निकल के नहीं आती जो आप चाहते हैं। जी। आप स्वयं आपको कोई अपना ऐसा काम याद आता हो या कोई प्रोजेक्ट जिसको करके आपको कलाकार मन को बहुत सुख और सुकून मिला हो, जो आपके लिए बड़ा यादगार रहता हो, बताने योग्य कि इस कार्य को करके मुझे जो कुछ भी चुनौतियां लगी है, जो कुछ भी मुझे इंटरेस्ट आया जी, कोई एक जो जिससे हमारे सुनने वालों को भी प्रेरणा मिले और औरों को भी। नौकरी के दौरान भी मैं ये काम करता रहा हूँ, तो अभी भी कर ही रहा हूँ। ये 1900 मेरे ख्याल से 1999 में चुनाव हुए थे शायद, या 19 है ना। तो उस समय मैंने एक 30 फुट का चित्र बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 30 फुट हाइट थी उसकी। तो वो सागर की बात है। जब उसको लगा रहे थे तो उसको देखने के लिए ट्रैफिक जाम हो गया था। चारों तरफ से रोड बंद, पुलिस आई तो उस कटआउट का चालान भरा हम लोगों ने, अच्छा फिर लगाया। वो इतना जीवंत बना था। इस तरह के बहुत से वाकये हुए हमारे काम के साथ। हाँ, कई बार बड़े बड़े काम चोरी हो जाते थे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का जमाना है। एक काम मैंने लगा दिया है तो अब दूसरे जो करने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि ऐसा ही मेरा काम हो। अब क्योंकि वो कर नहीं पाते थे वैसा, तो एक ही ऑप्शन रहता था कि इस काम को चुरा लो, कंपटीशन से हट जाएगा। ऐसे बहुत सारे वाकये हुए। मुझे जो आपने पूछा, जो रानी अहल्याबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी चेन्नम्मा हैं, इनके जो कार्य किए हैं ना, उनमें मुझे बहुत संतुष्टि मिली। क्योंकि जैसे मैंने रानी लक्ष्मीबाई का जो चित्रांकन किया था, तो जनरली पहले जो पेंटिंग्स बनाए हैं वो अंग्रेज चित्रकारों ने बनाए हैं। जी। तो जो भारतीयों का शौर्य है उनको उनने सही तरीके से दिखाया नहीं है। तो मैंने ये अपने चित्र बनाए हैं, इनमें मैंने भारतीयों को शौर्य अच्छे ढंग से दिखाया है। पहले चित्रों में क्या है, भारतीयों को मारते हुए या वो जमीन पे पड़े हैं, अंग्रेज मार रहे हैं, इस तरह का दिखाया जाता था उनके बनाए चित्रों में। उस परिपाटी को हमने बदला है, तो मुझे बड़ा संतोष है कि देश के जो वीर हैं उनको सही ढंग से चित्रित किया मैंने। विनोद पूछ रहे हैं, विनोद गुर्जर की पुलिस विभाग की नौकरी करते हुए कला से कैसे सामंजस्य बिठाते हो, इतना सहज कैसे बने रहते हो? विनोद जी, ये तो की रहती है। विनोद जी, हम अपने डीजी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। बी मारिया कुमार साहब थे, अब रिटायर हो गए हैं हमारे पुलिस विभाग में। तो उन्होंने बहुत वर्षों पहले मुझे एक कार्य के लिए बुलाया था। तो उन्होंने अपने ब्लैक बोर्ड मार्कर से बोर्ड पर लिख रखा था कि किसी कार्य का तनाव लेने से वह कार्य समय से पहले नहीं हो जाएगा,
उसमें जितना समय लगना है उतना ही लगेगा, लेकिन तनाव लेने से आपका मस्तिष्क दो बिंदुओं पे विभक्त हो जाएगा, एक तनाव में और एक कार्य में, तो वो कार्य अच्छे से नहीं होगा। तो उनने मुझे वो पढ़वाया, बोले पहले इसको पढ़ो, उसके बाद में काम बताऊंगा। तो वो वाक्य आज भी मेरे दिमाग में है। तो मुझे कोई किसी भी चीज का टेंशन नहीं होता, कितना ही काम आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, मस्त रहता हूँ मैं। तो वो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। अभी संजय यादव जी भी ज्वाइन हुए इसमें, वो लिख हाँ रहे हैं यादव कि जी नमस्कार। आपका काम शौर्य स्मारक में भी लगा हुआ है। तो जी जी यादव जी को आप बता देते हैं कि अब उनके आने से पहले हम लोग इस बारे में बात किए हुए हैं जी जी कि शौर्य स्मारक में किस तरह का काम आपका प्रदर्शित है, इसका जिक्र अपन ने किया था। हाँ, यादव जी का जिक्र कर चुके हैं शौर्य स्मारक का। हाँ, तो ये लगातार जो कुछ अच्छे टास्क हैं जो जो आपकी एक कला को एक अलग तरीके का विस्तार दे रहे हैं, इसमें और बेहतर हो और अच्छा हो। और मैं फिर कहूँगा कि आप जो जिनके पूर्वजों को, जिनके इस प्रतिशेष परिवार के सदस्यों को जिस तरह से आप उनकी छवियों को दोबारा से स्मृति के योग्य और अनुकूल बना के और समृद्ध बना के उनको देते हैं, उससे आपकी एक अलग तरीके की पहचान भी बनती है, क्योंकि उस परिवार के सदस्य को वो एक असाधारण सुख मिलता है, असीम सुख मिलता है जी जी अपने परिजन को इस रूप में देख करके। तो ये सभी कार्य बहुत मायने रखते हैं। और इधर जो एक लगातार कार्यशालाओं में और गतिविधियों में जो आपका जुड़ना है, कला के विद्यार्थियों को आप जिस तरह से ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, ये सभी चीजें निश्चित रूप से आगे एक और बेहतर समय लाएंगे। यही शुभकामना हमारी आपसे है। ऐसे ही आप सक्रिय बने रहिए और हम सब आपको देख के गौरवान्वित होते रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जो देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी, मैं अभी इतना वक्त है कि मैं कुछ नाम इसे पढ़ के बता देता हूँ। एक पूर्णिमा जी पांडे जी अभी आई हैं। जी जी नमस्कार। संजय यादव जी तो हैं, विनोद भाई बने हुए हैं। जी जी पलाश थे ही, मान सिंह जी, ऋचा, आर्टिस्ट ऋचा। जी जी नमस्कार। भगवत दुबे जी। जी जी नमस्कार। रमन बघेल। जी जी नमस्कार। नवारी काफी लोग, प्रतिभा जी। तो जी नमस्कार। आकाश जी नमस्कार। दीपा जी, सभी को हम हाय ऋचा। हाँ नमस्कार। हाँ, ये तो आपके बहुत स्टूडेंट हैं सब। ये सभी बहुत खुश है और बहुत अच्छी बातचीत रही, मिलना बहुत अच्छा लगा। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद।